कि आखिर क्या होगा, कल मतदाता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाएंगे। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी उमा सुधीर हैदराबाद से जुड़ गई इस पर चर्चा करने के लिए। उमा, बीआरएस की कई सीटों पर हमने देखा कि मजबूती है, 37 सीटें उसने पिछले चुनाव में 20% से भी अधिक मार्जिन से जीती। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हवा तो बना देगी लेकिन बूथ पर बीआरएस पूरी ताकत लगाएगी क्योंकि संगठन जो है उसका वो मजबूत है। आपका इस बारे में क्या आकलन है? अखिलेश, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है, या यहां तक कह सकते हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है तेलंगाना में। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये लगेगा कि तूफान की जरूरत है, एक आंधी की जरूरत है, तभी कांग्रेस जीत पाएगी तेलंगाना। इसलिए कि 2018 के अगर आप आंकड़े लेंगे तो तब के चुनाव में उनको 29% वोट मिले थे, और अगर आप रूलिंग पार्टी बीआरएस को देखेंगे तो उनके 47 वोट मिले थे। यानी कि जो वोट का डिफरेंस है, अगर आप ये भी समझे कि कांग्रेस ने टीडीपी और सीपीएम के साथ लड़ाई की थी, उस बैटल को किया था 2018 में, तो उसको 32 भी अगर मान के चले तो 15% का डिफरेंस है। और अगर उस चुनाव में उनको 21 सीट मिले थे, अब तो 61 चाहिए, यानी कि 3 गुना बढ़ने की जरूरत है। क्या वो ताकत है इस हवा में, ये बड़ा सवाल है। इसमें 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। वो एक ये कि सीधे सीधे है कि एंटी इनकम्बेंसी है केसीआर के खिलाफ, उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी जो विधायक हैं, क्योंकि केसीआर ने 90% तक जो विधायक हैं उनको उन्होंने रिपीट किया है, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उनके कंस्टिट्यूएंसीज पे। दूसरी बात यह है कि रेवांत जो है एक तरह से ऐसे लीडर हैं जो केसीआर का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो राजनीतिक अगर उम्र आप देखेंगे तो 20 साल या 22 साल केसीआर से उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह का जिस तरह की चुनौती देते हैं केसीआर को, और जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं, उसको एक तरह से अट्रैक्टिव माना गया है और लोगों को लगने लगा है कि कोई तो है जो केसीआर को चुनौती दे सकता है। हालांकि 2009 या फिर 2014 से ही अगर आप देखें तो सबसे टॉल लीडर तेलंगाना में केसीआर ही रहे, और इस इलेक्शन का पूरा अगर एक जिस्ट बना लें तो केसीआर की लड़ाई खुद केसीआर से है, क्योंकि वो इतने टॉल लीडर हैं, क्या उनको कोई चैलेंज कर सकता है, और उसी स्पेस में रेवंत आए हैं। और इसके अलावा कर्नाटका के चुनाव के बाद जो एक तरह से का मोमेंटम मिला, और कहा यह भी जाता है कि जो पैसे आए वहां से, उसकी वजह से भी कांग्रेस ये लड़ाई जम के लड़ रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अगर आप देखें तो ऐसा ही लगता है कि किसी चुनाव में शायद उन्होंने इतनी ज्यादा काम नहीं की होगी जितनी इस चुनाव में की है, क्योंकि उनको लग रहा है कि तेलंगाना शायद हमारे बस में आ सकता है। इसके अलावा उनके कांग्रेस गारंटीज की भी काफी चर्चा हुई है, और लोगों में एक तरह से एक अट्रैक्शन भी आया है कि जिस तरह के उन्होंने स्कीम्स बनाए हैं, क्योंकि बीआरएस ने भी उसके बाद उनको इमिटेट करते हुए, जैसे उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर कहा तो बीआरएस ने कहा हम 400 में दे देंगे। उन्होंने बस फ्री कहा महिलाओं के लिए, वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और पावर पे वो उतना कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका हो, सबने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा है कि ये राज्य उनकी झोली में आ सकता है। लेकिन वहाँ एक दूसरा बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है तेलंगाना में। कांग्रेस की कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों को बीआरएस के पाले से अपने पाले में लाया जाए, और वहीं एआईएमआईएम पर ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगाती है कि वो इनडायरेक्टली बीआरएस की मदद करती है, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद के बाहर वो अपनी उम्मीदवारी खड़े नहीं करती। तो इस बार क्या आसार है, आपको क्या लग रहा है? सही बात है कि इस चुनाव में मुस्लिम फैक्टर तो बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा, क्योंकि 13% मुस्लिम के वोट शेयर हैं तेलंगाना में, और ज़्यादातर कुछ हिस्सों में वो बटे हुए हैं, और इसीलिए कहा यह भी जाता है कि 30 से 40 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज होंगे जहां पे उनका जो वोट है वो डिसाइसिव हो सकता है। अब तक जो एआईएमआईएम और बीआरएस के बीच जो अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये है कि एआईएमआईएम अपने आप को हैदराबाद तक ही कन्फाइन करता है, वो यहाँ के 7 सीटों में ही लड़ाई किया करते थे। इस बारी वो 9 सीट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी का जो तेलंगाना है उसमें एक तरह का टैसिट अंडरस्टैंडिंग था कि बीआरएस एआईएमआईएम के साथ है तो उनको ही वो अपना वोट देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत वो फील्ड बदल गया है, क्योंकि एक बात लोगों में चली गई है कि बीआरएस एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग भाजपा के साथ कर रहा है। ये इसलिए भी गया
क्योंकि कविता जो केसीआर की सुपुत्री हैं, उनका नाम लिकर स्कैम में आया था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, जबकि स्थानीय नेता यहाँ पे कह रहे थे कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो बात हुई नहीं। और उसके बाद ये भी लगने लगा था कि केसीआर उस तरह की लैंग्वेज या शार्प लैंग्वेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को अटैक अब नहीं कर रहे हैं, तो शायद उन दोनों के बीच कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ये भी बात लोगों के जहन में है कि अगर कांग्रेस उभर के आता है तो भाजपा के लिए भी एडवांटेजेस नहीं है 2024 में, और इसलिए वो भी एक तरह से बीआरएस को बैक करेंगे और दोनों साथ आ जाएंगे इस चुनाव के बाद। इस वजह से ऐसे भी लगने लगा है कि जो हैदराबाद के बाहर जो मुसलमान वोट है वो थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली कांग्रेस की ओर जा रहा है, और इसकी वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा भी हो सकता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में। यहाँ तक कि उलिमा ने भी एक कॉल दिया है, उन्होंने ऑलमोस्ट एक साइंटिफिकली एक लिस्ट बनाई है और कहा है कि ये 69 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे मुसलमानों को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसी से कम्युनिटी को फायदा होगा। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसे भी हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बीआरएस को आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसे 69 कंस्टिट्यूएंसीज की बात की है, स्पेसिफिकली नाम भी दिए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स को कांग्रेस को वोट करना चाहिए, और ये शायद इम्पैक्ट काफ़ी इस इलेक्शन पे रहेगा।